तो कुछ ठीक है। तो कुछ ठीक है आवाज वगैरह। चलिए, तो शुरू किया जाए। सब कुछ। हाँ, चलिए चलिए। हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन बैंक को, और क्वेश्चन बैंक में हम लोग यह देख रहे थे कि चैप्टर 1 से जो है सो कितना सवाल अभी तक पूछा गया है। लगभग उसमें हम लोग 2013 तक देख लिए थे शायद। यानी कि हम लोग बायोलॉजी 12th के चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे। ठीक है। और चैप्टर 1 पढ़ने के बाद हम यह देख देख रहे थे इसमें कि चैप्टर 1 से 2009 में कितना पूछा गया है, 2010 में कितना पूछा गया बिहार बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो 1 मार्क का सवाल रहा हो, चाहे वह 2 मार्क का सवाल रहा हो, या 5 मार्क का सवाल रहा हो। 2010 भी देख रहे थे, 2011 शायद कंप्लीट हो चुका था, 2012 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग को शायद 13 देखना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। आप लोग को बताए थे कि एक मनोहर पोथी जरूर रखिएगा। मनोहर पोथी कहने का मतलब यह जो मेरे पास झुनझुना है, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है, इसको आप भी जरूर रखिएगा। ये इतना पतला नहीं आता है, आता तो मोटा है, लेकिन हम इसको फाड़ करके क्या किए हैं कि हटा लिए हैं। और आप भी इसको अलग अलग कर लीजिएगा, ताकि इससे फायदा यह होगा आपको कि थोड़ा भारी भरकम नहीं लगेगा, वजनदार नहीं लगेगा। इससे थोड़ा पढ़ने में जो है सहूलियत हो सकती है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक हो चुका था। काम का लोड रहता है, प्रेशर रहता है, भूल जाता है आदमी भाई। हाँ हाँ हाँ, 10 कंप्लीट हो गया था, 11 भी शायद कंप्लीट हो चुका था, और 12 खत्म हो चुका था। 12 को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देख रहे हैं 13 को। यानी कि हम चर्चा करें तो हम यह चर्चा कर रहे हैं कि क्लास 12th का जो बायोलॉजी है, उसके चैप्टर 1 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग यह देखेंगे कि चैप्टर 1 से बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है, उसमें 2013 में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है, उसको थोड़ा हम लोग एक बार रिव्यू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 9, 10, 11 और 12 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। ठीक है। एक है एमडी मोकरम मल्लिक। चलिए ठीक है। चलिए, चंदन जी हैं, पागल दीवाना है, मनीष सहरू हैं, आभार आभार सभी लोगों का। एक आरडीएक्स डॉन भाई हैं, ये हमारी दुखती नस पर हाथ दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन यही करेंगे कि ये सवाल दोबारा नहीं पूछिएगा, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। एक किंग ऋषि हैं, सूरज जी हैं, मौसम हैं। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं आरडीएक्स डॉन भाई, एक राजपूत रविशंकर हैं। चलिए हाँ, तो ये कहीं दोबारा नहीं पूछिएगा, ठीक है। ये कहीं तकलीफ देता है ये सवाल हमको।
आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक ठीक ठीक, श्यामनंदन जी हैं। यानी कि आज हम लोग देख लेते हैं 2013 को। यानी कि आज हम यह देखने वाले हैं कि 2013 में जो बिहार बोर्ड अपना एग्जाम कंडक्ट किया था, किस सब्जेक्ट का हुआ? बायोलॉजी का। क्लास कौन सा था? 12th का। उसमें 1 मार्क का, यानी मोटा मोटी बात कर लें तो ऑब्जेक्टिव जो है सो कितना पूछा गया था, उसको हम लोग एक बार क्या करते हैं कि देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। ये आप शायद आपके पास अगर है तो आप खोज करके काहे नहीं रखते हैं? अगर आपके पास ही रहेगा तो मान लीजिए थोड़ा आसानी होगा। यहाँ आप सीधे क्वेश्चन नंबर बोलिएगा, यहाँ पर सीधे स्टार्ट करेंगे हम लोग कि भाई क्वेश्चन नंबर इतना देख लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि आप लोग भी तो तभी उनटाते हैं जब क्लास शुरू होता है। नहीं, लेकिन एक बार घर पर देख लिया कीजिए, इससे थोड़ी आसानी होगी आपको भी और हमें भी आसानी होगी यहाँ पर खोजने में। यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा है इस चैप्टर का सवाल, चैप्टर 1 का। ठीक है, चलिए चलिए। नहीं है, यानी कि 2013 में चैप्टर 1 से एक भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया नहीं था। अब हम लोग देखेंगे कि 2013 में ही चैप्टर 1 से 2 मार्क का कितना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक कूट फल पूछा गया था और एक मोनोकार्पिक फल। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, कूट फल एक मोनोकार्पिक फल पूछा गया था, 9 और 10 इसी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, कूट फल क्या है? इसको पहले हम मिटा देते हैं, ये आलतू फालतू ज्यादा हो गया। किस वर्ष में है हम लोग? 2013 में है। ऑब्जेक्टिव देखिए हम लोग की एक भी नहीं था। अभी हम लोग देख रहे हैं 2 मार्क वाला, इसमें हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 9। 9 पूछा गया था कि कूट फल क्या है। वैसे देखिए, और एक 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोकार्पिक फल क्या है। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2013 में जो पूछा गया था, पहला सवाल था कि कूट फल क्या है और दूसरा था मोनोकार्पिक फल क्या है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई इस सवाल को यहीं पर देख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको यहाँ पर हम लोग नहीं टेक ओवर करेंगे। हाँ 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 हाँ, एक ओम प्रकाश जी यही कह रहे हैं कूट फल क्या है। देखिए, हम ये कह रहे थे कि 2013 में जो चैप्टर 1 से सवाल पूछा गया था, 2 नंबरी में 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन था कि कूट फल क्या है और 10वां क्वेश्चन था कि मोनोकार्पिक फल क्या है। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब चाहते हैं कि भाई प्रथम चैप्टर में ही हम इसको बेहतर ढंग से दे पाएं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस दोनों क्वेश्चन के बारे में विस्तार से जो है सो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जहां पर पुष्पी पादप के में प्रजनन को पढ़ना है हम लोग को। यानी कि मोटा मोटी बात कर लें तो जो जिस फल में या सॉरी जिस पेड़ में फूल लगते हैं उसमें किस प्रकार से जनन या प्रजनन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। इसको वहां पर हम लोग डील करेंगे। यहाँ पर क्या है कि आप एक लाइन में कह करके निकल जाएंगे कि जिस फल का विकास अंडाशय से न होकर के किसी अन्य भाग से हो रहा हो, या जिसका विकास अंडाशय से हो रहा हो या कार्पेल से हो रहा हो, एक सेंटेंस में कह करके आगे निकल जाना हम इसको मुनासिब नहीं समझते हैं। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि इसका कंसेप्ट क्लियर जो है सो हम लोग चैप्टर 2 में करेंगे। इस सवाल को यथावत स्थिति में हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में कहना मेरे ख्याल से सही नहीं रहता है किसी भी सवाल का जवाब। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर 2 नंबरी खत्म हो गया, 5 नंबरी में देख लेते हैं कि इस चैप्टर से सवाल है या नहीं है। नहीं है, यानी कि हमने यह देखा कि 5 मार्क वाले तो इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं थे, 5 मार्क वाला एको को नहीं है। हमने यह देखा कि 2013 में चैप्टर 1 से एक भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया नहीं था। 2 नंबरी के नाम पर आपसे 2 क्वेश्चन दिया गया था, एगो था कूट फल क्या है और दूसरा था मोनोकार्पिक फल क्या है। इसका जवाब अगर हम प्रथम चैप्टर में ढूंढने का प्रयास करेंगे, यानी कि पहला चैप्टर से अगर इस दोनों का जवाब देना चाहेंगे तो एक लाइन में कह करके हम लोग निकल सकते हैं कि जिसका विकास अंडाशय से नहीं हो रहा हो, किसी अन्य भाग से हो रहा हो। दूसरे में कह देंगे जिसका विकास कार्पेल से नहीं हो रहा हो। एक सेंटेंस में कह करके अगर हम निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से यह बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग चैप्टर 2 में विस्तार से अध्ययन करेंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं क्या चैप्टर 1 से 2013 में और भी सवाल पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, तो हमें मिलता है कि नहीं पूछा गया था। यही 2 सवाल पूछा गया था, केवल वो भी 2 नंबरी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो पूछा नहीं गया था, 2 नंबरी 2 पूछा गया था। अगर 5 नंबरी की बात कर लें तो 2013 में चैप्टर 1 से एक भी 5 नंबरी पूछा गया नहीं है। अब हम लोग थोड़ा अपने रथ को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि 2014 में, यानी 13 तो कंप्लीट हो गया हमारा, इसको मिटाइए आप और चलते हैं हम लोग किसमें, 2014 में। हमारे पास सुविधा है, हम इसको मिटा करके यहाँ पर सीधे 14 लिख देंगे, लेकिन आप उसको लिखिएगा, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि चैप्टर 1 से 2014 में कितने सवाल पूछे गए थे, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 2014 में चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी थी, यानी कि 1 मार्क वाले सवाल की संख्या कितनी थी, इसमें हम लोग ट्रायल कर लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। एक चंदन जी हैं, कह रहे हैं कि 2019, 20, 21, यानी 2019 से शुरू किया जाए। देखिए चंदन भाई, क्या है कि शुरू करने के लिए तो हम लोग 2024 से ही शुरू कर लेते, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि प्रीवियस ईयर बैक भी जाना जरूरी रहता है। इससे फायदा यह है, हाँ आपका सवाल जायज हो सकता है कि अब उतना बैक से सवाल नहीं उठाता है, तो हम लोग 19 भी काहे जाएंगे, सीधे 20-22 से ही शुरू करेंगे, लॉकडाउन के बाद से शुरू करेंगे ताकि जेनेटिक्स हमारा कवर हो जाए। लेकिन बैक जाना जरूरी है, 4-5 साल सवाल का हो गया है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि पैटर्न चेंज होता है, इसीलिए थोड़ा बैक हम लोग जा करके देख पाते हैं, ठीक है। एक पीके भी फुलकांत है, कहते ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है। नहीं, ये टारगेट है शायद। क्वेश्चन बैंक किसी कंपनी या पब्लिकेशन से मतलब नहीं है। किसी भी पब्लिकेशन का मान लीजिए क्वेश्चन बैंक रहेगा तो 2009 में जो सवाल पूछा गया था, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। इसीलिए इसके क्वेश्चन पर, क्वेश्चन बैंक के पब्लिकेशन पर मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2014 में प्रवेश करते हैं। थोड़ा फास्ट खींचते हैं इसको आज। हम्म, 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 2014 में एक चीज था कि 3 नंबरी सवाल ही पूछा गया था, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हाँ, लेकिन कुछ खास नहीं था। लैंगिक जन्म मुकुलन, हाँ चलिए 3 नंबर वाला सवाल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव तो था ही नहीं। 2 मार्क वाला सवाल था ही नहीं। 2014 में पूछा गया था 3 मार्क वाला भी, 3 मार्क वाला सवाल, यानी कि हुआ क्या था 2014 में कि इसको सीबीएसई पे टर्न कर दिया था। सीबीएसई वर्जन की तरह जो है इसको सवाल पूछा गया था, तो इसीलिए 3 मार्क वाला सवाल पूछा गया था। एक क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, 23 में देखिएगा, 23 पूछा गया था कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे बन जाएगा।
हाँ, एक RDX डॉन भाई कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव का 4 नंबर, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ये चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, शुक्राणु के बारे में विस्तार से, अंडाणु के बारे में चैप्टर 3 में जानकारी लेंगे बेहतर तरीके से। हाँ हाँ, देख लिए RDX डॉन भाई आपका आ, ये जो सवाल था ऑब्जेक्टिव, ये बच्चे बता रहे हैं कि जो 2014 में ऑब्जेक्टिव संख्या 4 में पूछा गया है चैप्टर 1 से सवाल, लेकिन क्या है RDX डॉन भाई की वह जो सवाल पूछा गया है कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, वहां पर शुक्राणु के बारे में डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हम लोग केवल परिचय पाठ करते हैं। यह सवाल बताइए आप, यह जो पूछा गया है 3 नंबरी क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो इसको हम बताएंगे, इसको डील करेंगे कि भाई अलैंगिक जनन मुकुलन क्या है। एक पागल दीवाना है, करें हो जाएगा, मंगेश हैं, संदीप जी हैं, चंदन कुमार पंडित हैं, माइक ये कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अरे ये ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन चैप्टर 3 का सवाल है, यहाँ नहीं चर्चा करना है उसका, वहाँ जाएंगे हम लोग। सरोज जी कह रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए सर। क्या है 9 नंबर में? कृत्रिम बीज का उदाहरण दे, नहीं है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का नहीं है। इसका 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 जवाब बताइए हमको कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। माई म्यूजिक 56 हैं, कह रहे हैं हो जाएगा। अनुज साहू हैं, कह रहे हैं जय श्री राम। चलिए, राज बासुकी हैं, जिससे अपने संतान की उत्पत्ति होती है उसे मुकुल या मुकुलन कहते हैं। हाँ ठीक है, मिला जुला करके चलिए ठीक है। एक दिलखुश पंडित हैं, कह रहे हैं कि बताया जाए। देखिए इसमें कुछ खास नहीं था, हम शायद आपको याद होगा हम बताए थे कि अलैंगिक जनन जो RR हिट्स हैं, ये कह रहे हैं एक बार बता बता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अलैंगिक जनन के बारे में जब पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था, वहां बताया था कि अलैंगिक जनन जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। उसका पहला प्रकार था मुकुलन। मुकुलन में कुछ खास नहीं होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बुआ बर्डिंग, BUDDING, बर्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आमतौर पर कि बड के द्वारा नए पौधे का विकास होता है, यानी कि बड को हिंदी में हम लोग कहते हैं कली, या इसी को कहते हैं कलिका। नहीं समझे बात को? बड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कली कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कलिका कह सकते हैं। तो जब कभी भी संतान की उत्पत्ति या जनन या प्रजनन की प्रक्रिया बड के द्वारा हो रहा हो, या कली के द्वारा हो रहा हो, या कलिका के द्वारा हो रहा हो, तो उसे आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो बडिंग कह सकते हैं, अगर हिंदी में कहें तो मुकुलन कह सकते हैं। इसके बारे में शायद आपको हम डायग्राम की मदद से बताए थे कि इस तरीका से इसका जवाब कैसे लिखेंगे, उत्तर 23 ऐसे करके बताए थे आपको हम शायद कि जो है सो एक मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर टेस्ट ले लिए, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा ये जो बना है, ये इसी को हम लोग कहते हैं बर्ड, या इसी को कहते हैं कली, या इसी को कहते हैं कलिका। ठीक है, अब क्या होता है, मेटोना कहाँ गया, मेटोना यहाँ बड़ी स्टैंडर्ड मेटोना है, समझे, इसको एक गमछा फाड़ के बनाया गया है जुगाड़ सिस्टम से। हाँ, अब क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कली कहेंगे। इस बर्ड के आकार में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है, इसमें केंद्रक आ जाता है, उसके बाद ये अपने जनक से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के जो जनन या प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। ठीक है, एक चंदन जी हैं, कह रहे हैं जो सर ऑब्जेक्टिव बताया जाए। देखिए चंदन जी, क्या है कि हो सकता है कि आप किसी अन्य शिक्षक का करते होंगे लाइव क्लास वगैरह, लेकिन आप निश्चिंत रहिए VVI क्वेश्चन के लिए कि आपको एग्जाम की रात में हम एक पन्ना देंगे। ठीक है, गारंटी है कि उसी से रहेगा, आप गेस क्वेश्चन पर में नहीं जाइए। रही बात इस चीज की प्रमाणिकता की कि भाई इसका क्या प्रमाण है कि उसी पेज से रहेगा, तो विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जा करके अगर आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं, या मान लीजिए
क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, तो जा करके कभी एटीएम क्लास सर्च करिएगा या बायो गुरु बहेड़ी करके सर्च करिएगा। हम 2017 से पढ़ा रहे हैं। हर एक एग्जाम के ठीक रात में या एक दिन पहले एक पेज अपलोड होता है फेसबुक पर। गारंटी है कि उसी पेज से रहता है, और उसके एग्जाम के एक दिन बाद भी अपलोड होता है। एग्जाम से पहले भी, एग्जाम के बाद भी। एग्जाम के बाद यह अपलोड होता है कि भाई हमने जो यह पेज दिया था उसी से ये क्वेश्चन है, वो प्रमाण के तौर पर। लेकिन एग्जाम के रात में आएगा वो पेज आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि एग्जाम कैसे पास करना है, कैसे इसमें बेहतर अंक लाना है। यहाँ मुख्य रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। ज्ञान अर्जन करना एक अलग चीजें होती है और बेहतर मार्क हासिल करना एक अलग चीजें होती है। तो हम आपसे तो निवेदन यही करेंगे कि आप किसी भी थॉट पर ध्यान दीजिए कि भाई उस चीज को कैसे समझा जाए। इस पर नहीं कि हम उस चीज के पढ़ने के बाद हमें कितना अंक हासिल होगा नहीं होगा, वो एक अलग चीजें हैं। उस पर ध्यान नहीं, फोकस नहीं करना है कि मार्क कैसे उठाना है। उसके लिए क्रैश कोर्स चलता है, महाकुंभ चलाते हैं हम लोग। आपको फोकस गोल पर करना है कि मुकुलन क्या है, हमें वह समझना है। यह नहीं समझना है कि मुकुलन से कैसे मार्क उठाया जाएगा, वो एक अलग चीजें हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? अगर मान लीजिए कि इससे 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो किस प्रकार से हम लोग जवाब देंगे? ऑब्जेक्टिव तो इससे ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें मुकुलन की प्रक्रियाएं होती है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, 4-5 को दे देगा, उसमें से आपको मुकुलन भी दे देगा, तो आपको मुकुलन में टिक लगाना होगा। तो ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीका से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी, अब ये कितना नंबर में पूछा था यहाँ पर? 3 मार्क में। अगर इसी क्वेश्चन को 2 मार्क में पूछता, तो सेम क्वेश्चन अगर रहे, मान लीजिए अगर 2 मार्क में पूछ रहा है तो कितना हम लोग लिखेंगे? अगर सेम क्वेश्चन जो है अगर मान लीजिए 5 मार्क में पूछ दिया तो हम लोग कितना लिखेंगे? तो ये तरीका होती है, ये पैटर्न होता है, उसको हमें सीखना होता है। ठीक है, तो मुकुलन के बारे में तभी हमने आपको बताया कि अगर जब कभी भी किसी भी जीव में बड के द्वारा, कली के द्वारा या कलिका के द्वारा अगर मान लीजिए कि नए पौधे का विकास हो रहा है, या नए जीव का विकास हो रहा है, या नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुकुलन कहेंगे या बडिंग कहेंगे। अगर उसकी डायग्राम की बात करेंगे तो इसका एक हम हर एक टॉपिक का प्रयास करेंगे आपको कि रे डायग्राम आपको हम उपलब्ध करवा दें। क्योंकि रे डायग्राम अगर आप समझ गए तो एग्जाम में आप भूल नहीं पाइएगा। अगर हम जो लिखाएंगे या जो नोट वगैरह देंगे वो आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर कोई रे डायग्राम अगर आप समझ गए, जैसे मान लीजिए कि इसका नामकरण कर दीजिए ABCD चरण है, ये डायग्राम बना देंगे और नीचे लिख देंगे वही जो सेम चीजें जो कल हम आपको बताए थे कि उपरोक्त चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं की गई है। यानी कि ऊपर जो हमने चित्र बनाया है उसमें नीचे लिख रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं हुई है। ए में लिख देंगे कि भाई एक जनक इष्ट है। बी में लिख देंगे कि जनक इष्ट में एक छोटा सा बड का विकास हुआ है। सी में लिख देंगे कि बड के आकार में वृद्धि हुई है। डी में क्या हुआ है कि वो अपने जनक से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि दूसरी भाषाओं में कहें तो एक संतान का निर्माण हो चुका है। यही था हमारा अलैंगिक जनन मुकुलन। उम्मीद करते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन को समझने में किसी बालक या बालिका को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर इसमें दिक्कत है तो बताइए, या फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब हम यह देखते हैं कि 2014 में ही 3 मार्क वाला और सवाल पूछा गया है या नहीं पूछा गया है? ठीक है, चलिए, एक तो था पहला ही। दूसरा कह रहा है कि मानव अंडाशय, ये तो तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। इसमें खास माथा लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोग भी क्या करिए कि क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिए। इससे फायदा यह होगा कि हम लोग देख पाएंगे आसानी से। ठीक है, चलिए, हो गया, खत्म है। 5 नंबरी इस चैप्टर से नहीं पूछा गया था, यानी कि हमने देखा कि 2014 में चैप्टर 1 से ऑब्जेक्टिव तो एक भी नहीं था, 2 नंबरी नहीं था, 3 नंबरी एक सवाल था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर 5 मार्क वाले क्वेश्चन की बात कर लें तो 5 मार्क वाला भी देखो वो सवाल नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2015 में, ठीक है,
चलिए 2015 में देख लेते हैं कि चैप्टर 1 से बिहार बोर्ड में कितने सवाल पूछे गए। सबसे पहले हम लोग जिस प्रकार से प्रत्येक साल देखते हैं उसी प्रकार से इस बार भी देखेंगे। सबसे पहले किसको देखते हैं, ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, यानी कि 1 मार्क वाले सवाल को देख लेते हैं। 2000 कितना में है हम लोग, 15 में है। ठीक है, उल्टाते हैं। हाँ जा रहे हैं आरडीएक्स डॉन भाई जा रहे हैं वहां पर। हाँ सही बताए हैं आरडीएक्स डॉन भाई। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लो भाई साहब। इसमें कह रहा है कि जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है। क्वेश्चन लिख देते हैं सबसे पहले। पहला सवाल ही पूछा गया है 2015 में कि जब संतान की उत्पत्ति, जब एकल जनक के द्वारा हो तो उस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है आपको लैंगिक जनन, बी में दिया है आपको अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, और डी दिया है आपको आंतरिक निषेचन। बताइए इसका जवाब। ये क्वेश्चन बैंक है बाबू। एक बच्चा है, कह रहे हैं कि जो ये एनसीईआरटी है, बिल्कुल नहीं है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी यहाँ है, एनसीईआरटी यह है। ठीक है, और सबसे पहले हम एनसीईआरटी को ही बताए होंगे, एनसीईआरटी को लेकर के ही चले होंगे। और एनसीईआरटी से जब चैप्टर 1 समाप्त हो चुका होगा तो उस चैप्टर 1 से संबंधित बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर के 2024 तक में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको बारी बारी से हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, हो सकता है कि आप शुरुआती दिनों के क्लास नहीं किए होंगे और समस्याएं आ रही होगी चीजों को समझने में। आ, होता है, ऐसा होता है। ठीक है। हाँ, अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि ये कौन सा सवाल है, लिखने वाली सवाल थोड़े है, ये तो कोई जवाब दे देगा लल्लूपन जी। लेकिन मेरा काम है भाई, अब आपको आता है तो खुशी की बात है। आपको आता है इसीलिए आपको आसान लग रहा है, जिसको नहीं आता उसके लिए भी भारी है। बहुत सारे सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन बैंक को डील कर रहे हैं तो जिस भी लेवल का सवाल पूछा गया है, बच्चों को कम से कम लेवल तो पता चलेगा। सवाल बनना नहीं बनना वो एक अलग चीजें हैं, लेवल की जानकारी भी हो जानी चाहिए साथ ही साथ। ठीक है, चलिए। एक राजा एडिट्स हैं। राजन जी शायद आपका जवाब हम दे चुके हैं, हो सकता है कि आप नहीं देखे नहीं सुने हैं, सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए। एक ओम प्रकाश जी कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, पहले इसका जवाब देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि जब संतान की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा हो रहा हो तो उस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है लैंगिक जनन, दूसरा दिया है लैंगिक जनन, तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों, और डी कह रहा है आंतरिक निषेचन। याद करिए कि जब चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ रहे थे या चैप्टर 1 के बारे में जानकारी ले रहे थे तो वहां जनक की संख्या के आधार पर, यानी कि पेरेंट की संख्या के आधार पर आपको हम बताए थे कि जनन जो होते हैं उसको हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। यानी कि नंबर ऑफ पेरेंट, किस जनन में कितने होंगे। जनन बताए थे, जनन किसको कहते हैं, किसी भी जीव में अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या है, जनन या प्रजनन है। तो
संतान की उत्पत्ति करने के क्रम में कितने जीव उसमें भाग ले रहे हैं, उसी को हम लोग जनक कहते हैं। तो किस जनन में या किस जीव में कितने जनक की आवश्यकता होगी, उस कथा प्रजनन को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा था, जिसमें कि एक था लैंगिक जनन, दूसरा था अलैंगिक जनन। हमने लैंगिक जनन में देखा था कि दो जीव की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मनुष्य है, ये चाह रहा है कि भाई अपने समान संतान की हम क्या करें कि उत्पत्ति करें, तो ये जीव मनुष्य है, यह तब तक अपने समान संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है जब तक कि इसको एक फीमेल पार्टनर नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि यह कोई मेल है, अगर यह चाह रहा है कि हम संतान की उत्पत्ति करें, तो वैसी स्थिति में इसको एक फीमेल की आवश्यकता होगी। और अगर मान लीजिए कि यह कोई फीमेल है और यह चाह रही है कि अपने समान संतान की हम उत्पत्ति कर लें, तो वैसी स्थिति में भी इसको किसकी आवश्यकता होगी? एक मेल की आवश्यकता होगी। यहां तक में कोई डाउट है तो बता सकते हैं? नहीं समझे बातों को? किसी भी जीव में अगर संतान की उत्पत्ति करना हो तो वैसी दशा में उसे, मनुष्य की बात अगर लिया जाए, हायर ऑर्गेनिज्म की बात लिया जाए, तो उसे दो जीव की आवश्यकता होती है संतान की उत्पत्ति करने में। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव हैं या कुछ पादप वर्ग के जीव हैं, उनमें अगर संतान की उत्पत्ति करना हो तो वैसी स्थिति में एक एक जनक की या एक जीव की आवश्यकता होती है। तो सवाल आपका वहीं से था कि जब संतान की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा हो रहा हो तो उस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन दिया था लैंगिक, दूसरा दिया है अलैंगिक, और सी में दिया ए और बी दोनों, और डी में दिया आंतरिक निषेचन। कुछ बच्चे जो अचानक से जवाब दे पाए, कुछ बच्चों ने कहा हाँ 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 ऐसे इसका बी होगा या ए होगा, वो रटे हुए हैं, उनको थॉट कटर नहीं पता है कुछ, इसी क्वेश्चन को कहीं टर्न कर देगा, घुमा देगा, हाँ बाप ने मुंह पा देगा। तो मेरा कहना यह है कि आप थॉट पकड़िए, कभी भी ऑब्जेक्टिव रटने का चीजें नहीं है। अगर आप थॉट एक बार समझ गए तो ऑब्जेक्टिव का आप क्या कहते हैं वो चीर फाड़ करके ऑपरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप सीधे रट लिए हैं ऑब्जेक्टिव को और थोड़ा सा उसको टर्न कर दिया जाए, थोड़ा सा घुमा दिया जाए, या आंसर को क्वेश्चन में दे दे या क्वेश्चन को ऑप्शन में दे दे, आंसर में दे दे, तो आप आपसे नहीं बन पाएगा वो। तो मेरा मकसद यह है कि आप चीजों को समझें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी तक अगर मान लीजिए कोई लोग ऐसे हैं महान आत्मा या परमात्मा जो लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो थोड़ा कर दीजिएगा, ठीक है? इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, हमको कुछ आ जाएगा, ठीक है? चलिए चलिए, एक आरडीएक्स डॉन भाई हैं, कह रहे हैं कि आई एम न्यू स्टूडेंट। ठीक है, व्यवस्था करते हैं आपके लिए, आरती वगैरह का व्यवस्था, आरती मतलब उतारने वाला, व्यवस्था करते हैं। धैर्य बना करके रहिए, आभार है आपका, स्वागत है। बी अभिषेक ऑफिशियल है, कह रहे हैं क्या नाम है सर आपका? घटकैती सब कराओगे क्या? तुमको टॉपिक से मतलब है कि तुमको यहाँ घर घटकैती कर रहा है? जो नाम क्या है, जमीन कितना है, घर है कि नहीं है, काम काम से काम रखो, ठीक है? आगे बढ़ो, इस सवाल को मिटाते हैं, आगे देखते हैं कि और कोई सवाल इस चैप्टर से पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था, ठीक है? चलिए। चलिए, हाँ दूसरा सवाल सही बताए थे कुछ बच्चे। कुछ बच्चों ने कहा था कि सवाल नंबर 2 देख लिया जाए कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ईस्ट, बी कह रहा है आपको पैरामीशियम, सी में दिया है आपको पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, और डी में दिया है इनमें से सभी। इसका जवाब बताइए। एक
रॉकी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि जो एक को क्या किया जाए, हाँ लॉक किया जाए एक को। चलिए धन्यवाद। मंगेश जी हैं, कह रहे हैं कि ए इष्ट होगा, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि ये रटी रटाई जवाब है। इसका ए होगा या इसका बी होगा या इसका सी होगा या इसका डी होगा। हाँ, कोई बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ए ही क्यों होगा? हाँ, कोई बालक हैं जो ऐसे जो बता सकते हैं कि इसका जवाब ए ही क्यों होगा? राहुल राज हैं, अपना भाई हैं, सत्यम ब्लॉगर हैं, पीकेपी फुलकांत, चंदन जी हैं, अंकित हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसका जवाब ए ही क्यों होगा? अगर हैं तो प्लीज जो है सुतरा वहां पर टेक्स्ट करिए और बताइए कि इसका जवाब ए ही क्यों होगा। रट लिए हैं ए होता है, इष्ट में तो होता है। ठीक है, समझ गए, ए है इसका जवाब। आप एक्सप्लेन करिए, कोई बच्चे ऐसे हैं तो। राहुल राज हैं, ये भी कह रहे हैं कि ए होगा। चलिए ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। एक पीकेपी फुलकांत हैं, एक की पीकेपी पीकेपी, नाम सब कहीं सही रखो ने, पढ़ने में कहीं ओरियाता है, किन का नाम रख लेता है। माता पिता कितना मान लीजिए गति से रखे होंगे। भी राज हैं, कह रहे हैं ईस्ट में। अनुज साहू हैं, कह रहे हैं बात तो सही है। कौन सा बात? अच्छा, ये जो बताए हैं कि इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन करिए। नहीं नहीं, रट लिया लेता है, क्योंकि इसमें छोटा सा क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर आने दो इसको। उभार रहता है। रघुवंश जी हैं। ठीक है चलिए। आरडीएक्स डॉन भाई करें कि ओम प्रकाश मेरा बेटा है। अरे तुमको बताना पड़ता है कि तुम्हारा बेटा कौन है, पोता कौन है, नाती कौन है, तुमको बताना पड़ रहा है, बताओ। एक राजा इट्स हैं, कह रहे हैं सर आप क्या पढ़ाते हैं? हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लिखल होगा भाई, तू चैनल देख के आया होगा, फिर ऐसा सवाल नहीं करो, तकलीफ होता है अंदर से। ठीक है, चलिए मुद्दा पर आइए, मुद्दा पर आइए। क्या? क्योंकि इष्ट में कलिका के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। चंदन कुमार पंडित हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपका सही जवाब है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इष्ट। और अभी जो पीछे हम बनाए थे ये वाली संरचनाएं, ये क्या था? ये भी तो एक इष्ट था भाई साहब। ये तो हम इष्ट ना बताए थे। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, राजा एडिट्स करें, अच्छा है। मतलब तभी से आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। एक मिनट एक मिनट। चलिए चलिए ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल है तो बताइए। एक नितिन गुप्ता है, एक रघुवंश जी हैं, कह रहे हैं कि ओल्ड विद्यार्थी हैं। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। और कोई सवाल? हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि मानक 2015 में ये रखे हैं ना सभी लोग, क्वेश्चन बैंक रखिए, ताकि आप वहां से बताइएगा और यहाँ से झट से लिख दिया जाएगा सवाल को। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ही अभी हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ 3 है कि
मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव युग्मकों, कोष्ठ में इसके बारे में हम कल चर्चा किए थे, लिख देते हैं इसका अंग्रेजी। गैमीट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया है आपको 21, बी दिया है 23, सी में दिया है 44 और डी में दिया है 46। इसका जवाब बताया जाए। एक ओम प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं कि जो सबसे पहले 2 मार्क वाला को देखा जाए। जाएंगे जाएंगे, वहां भी जाएंगे सर, वहां भी जाएंगे। हाँ हाँ, इसका जवाब बताइए। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जैसे कि ए में दिया है आपको 21, बी में दिया है 23, सी में दिया है 44 और डी में दिया है 46। युग्मक पूछ रहा है। हाँ हाँ हाँ। कोई बच्चे हैं ऐसे बताने वाले तो बताइए थोड़ा। एक राज बासुकी हैं, कह रहे हैं 46, रानी है 46, ओम प्रकाश 46, दिलखुश पंडित 46, अंकित, सॉरी सर 46 या 23 जोड़ा? बिल्कुल नहीं। मौसम कुमार है, कह रहे हैं कि जोड़ा में 23, मतलब वही हुआ 46। रघुवंश जी कह रहे हैं कि आई मिस यू। हम भी आपको मिस कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन प्रूफ हैं, दिखा नहीं सकते हैं। चलिए, कौशल जी हैं, कह रहे हैं डी 23 जोड़ी मतलब 46। अभी तक में 2 बच्चों का जवाब सही आया है, ग्रेट गुड्डू है और एक रॉकी कुमार करके हैं। ये 2 बच्चों का जवाब सही है। नीतीश का भी सही है, 23 का रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलिए चलिए चलिए। अब देखिए यहाँ गलतियां क्यों हुई। बार बार जो अभी आपको हम बता रहे हैं कि किसी भी सवाल को बी ऑफिशियल कह रहे हैं 23 + 23, पागल दीवाना है कह रहे हैं 46, राजा इट्स, सर आपका कितना उतरा है? नहीं समझ रहे, मोटिवेशन लाइन है। चलिए, हाँ, बार बार जो आपको हम ये कह रहे हैं कि किसी भी सवाल का ऑब्जेक्टिव का तो खास करके रटना नहीं, रटने वाली चीजें हैं ही नहीं। आप कहीं पर रट लिए, गुरुजी रटवा दिए होंगे, इसमें युग्मक पूछेगा इतने क्रोमोसोम का नंबर इतना होता है। अब कभी धोखा से क्या किया कि ऑप्शन को उठा के क्वेश्चन में डाल दिया, क्वेश्चन वाला को उठा के ऑप्शन में डाल देगा, तब फंस जाइएगा वहां पर। अभी समय है महाराज, आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए किसी भी चीज का, बेहतर रहेगा और जीवन तक भर काम आएगा आपको। एग्जाम पास करना, बार बार कह रहे हैं इस चीजों को, एग्जाम पास करना बहुत बड़ी बातें नहीं होती है। ठीक है, फिर मोटिवेशन लाइन भी कह रहे हैं कि जो 46 होगा। नहीं, इस चीज को समझिए पहले। देखिए, शायद पिछली क्लास जो लोग किए होंगे तो उनको हम बताए थे कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है। ठीक है, युग्मक अगर मान लीजिए पूछ रहा है आपसे, युग्मक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं। युग्मक यानी कि गैमीट। युग्मक के बारे में बताए थे कि यह एक विशेष प्रकार का कोशिका होता है, यह एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसके पास यह क्षमता है कि यह नए जीवों की उत्पत्ति कर सकता है। यह तमाम तरह के जीवों में, जंतुओं में पाई जाती है। क्या चीज? गैमीट। इसके बारे में कल भी हम लोग चर्चा किए। इसको थोड़ा अगर गुणसूत्र वाली बातें आएगी तो इसको थोड़ा समझिएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को, सब कुछ को मिटा देते हैं, क्वेश्चन हम लोग बाद में लिख लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर यह समझना जरूरी है, क्रोमोसोम की संख्या वाला क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछता है, 10th में भी पूछा गया होगा, लेकिन गुरुजी लोग उसको बेहतर ढंग से बता नहीं पाते हैं, बच्चा केवल रट लेता है। हाँ, इसको थोड़ा समझिए आप। ठीक है, देखिए, अगर गुणसूत्र की बातें करेगा, किसकी? जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। गुणसूत्र की संख्या मानव में कितना होगा? 46। यहां तक में कोई दिक्कत?
इसको समझिए, गुणसूत्र की संख्या मानव में, चाहे मानव लिखे हैं तो इसका अर्थ यह हो गया कि चाहे नर हो चाहे मादा हो, कोई भी हो, मानव है, उसमें क्रोमोजोम का नंबर पूछेगा तो कितना कह देंगे, 46 कह देंगे। या इसी का एक अल्टरनेटिव फॉर्म हम लोग कह सकते हैं, क्या चीज, 23 जोड़ा। मानव पूछेगा तब गुणसूत्र की संख्या मानव में कितना हो जाएगा, 46। और अगर पेयर में पूछेगा, जोड़ा में पूछेगा तो कितना कह देंगे हम लोग, 23 जोड़ा। अब यहां से होता है खेला। अब देखिए, हमने यहां से बताया कि मान लीजिए मानव है, ठीक है। मानव का दो रूप हम लोग जानते हैं, मानव में कितना था, 46 को। मानव में नर भी है यानी कि मेल भी है, और मानव में मादा भी है यानी कि फीमेल भी है, ठीक है। तो मेल में कितना होगा, मेल में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, इसमें भी 46 और इसमें भी मादा में भी 46। क्लियर है। यह जो नर में 46 है यानी कि मेल में जो 46 है, ये दो रूपों में विभक्त रहता है, दो रूपों में बटा हुआ रहता है, इसमें कि 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा। सेम इसमें भी रहेगा, इसमें भी 46 है यानी कि 23 जोड़ा होगा। इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा। क्लियर है, यहां तक में कोई डाउट। अब देखिए, यह जो 22 जोड़ा है, 22 जोड़ा है, यह क्या होता है, ऑटोसोम। और यह जो एक जोड़ा है, यह क्या रहता है, लिंग गुणसूत्र। बात समझ में आ रहा है, यहां तक में कोई डाउट। हमने बताया आपको, उसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए, हम बताए हैं कि मानव में, मनुष्य में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 46, जिसको हम लोग 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। मनुष्य का दो रूप इस धरती पर, इस सृष्टि पर हम आप देखते हैं, जिसमें कि एक है नर और एक है मादा। अगर नर की चर्चा करेंगे, मेल की चर्चा करेंगे, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46। वहीं अगर मान लीजिए कि मादा में चर्चा करेंगे, फीमेल में चर्चा करेंगे, तो उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46, क्योंकि नर और मादा जो है यह किसका रूप है, मानव का। तो जितना मानव है तो उसी का ना दोनों रूप है, तो नर में भी 46 और मादा में भी 46। क्लियर है। अब देखिए, यह जो 46 है नर में, या यह जो 46 है मादा में, उसको हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं। यहां देख लीजिए, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा, और मादा में भी कितना है, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा। तो 22 जोड़ा जो है, यानी कि इसको हम लोग दूसरी भाषाओं में 44 कह सकते हैं। और इसमें जो 22 जोड़ा है, इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, 44 कह सकते हैं। यह 22 जोड़ा क्या है, ऑटोसोम है। इसमें याद रखिएगा, ये ऑटोसोम नर और मादा दोनों में समान होता है। और यह जो एक एक जोड़ा दोनों में है, इसको हम लोग कहेंगे लिंग गुणसूत्र। यह अलग अलग हो सकता है, दोनों में हो सकता है, क्या होता है, अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, तब किसमें, मेल वाला में, कि 44 प्लस यह जो लिंग गुणसूत्र था, किसमें, मेल में, एक्स वाई। क्लियर है। और यहाँ जो मादा की चर्चा की थी, इसमें भी कितना था, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 44 प्लस एक्स एक्स। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक समझ गए ना। ये ऑटोसोम समान रहेगा, लेकिन लिंग गुणसूत्र नर और मादा में अलग अलग हो जाएगा। यहां तक में कोई डाउट। यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो बताइए। यहां तक समझ चुके हैं ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा आप लोग, कि मानव में क्रोमोसोम का नंबर 46 है। इसका दो रूप हम लोग देखते हैं, नर और मादा। नर है, इसमें भी 46 को होगा, यानी पुरुष में भी 46 होगा, और स्त्री में भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46 होगा। पुरुष है तो इसको हम लोग 46 जो क्रोमोसोम इसमें था, जो गुणसूत्र एक पुरुष के शरीर में 46 होता है, उसको हम लोग इस रूप में लिख देंगे, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा। और स्त्री के शरीर में जो 46 गुणसूत्र था, उसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा। यह जो 22 जोड़ा था, इसको हम लोग यहाँ 44 लिख सकते हैं। और यह जो एक जोड़ा था, यह लिंग गुणसूत्र था, यहाँ नीचे लिखे हुए हैं।
इसको हम लोग पुरुष में क्या कर देंगे, एक्स वाई। अगर स्त्री है तो उसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 46, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 22 जोड़ा प्लस 1 जोड़ा। तो 22 जोड़ा तो ऑटोसोम नर मादा दोनों में सेम होगा। और यह जो एक जोड़ा था वह क्या हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्या चल रहा है अभी इसमें, कमेंट बॉक्स में। मतलब हद है, यहाँ हम इतनी गंभीर टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और इस जो है कमेंट सेक्शन में देख रहे हो, क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे बनमानुस सब जो है, इसको क्या कहा जाए बताइए। हम्म? खटाउस सब ये पढ़ने आता है, खटाउस। खटाउस समझते हैं ना, गाछी उछी में रहता है खटाउस, बताइए। एक सौरी नामे रख लिया है, सौरी सर। एहनो आदमी मनुख देखे हो कहीं पर, नामे है इसका सौरी सर, देख रहे हो। आयुष कुमार कह रहा है कि जो आपको नहीं पता। फ्री फायर गेमर है, करें मैं उपलब्ध हूँ। अनुज साहू हैं, नहीं नहीं, हम छोड़िए ना उसको, उस पर उतना फोकस नहीं करना है। आप बताइए हमको कि इसमें कहीं पर कोई डाउट है। ये बागर बिल्ला सब है, समझे, बागर बिल्ला बागर बिल्ली रहता है सौंसे, इस सब पर उतना मथा लगाने का चीज नहीं है। हम आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पंकज यादव है, कह रहे हैं कि इल्लू इल्लू टाटा थैया चल रहा है। अरे कोई लुम्हा लुम्मी होगा, छोड़ो उसको, तुम मुद्दा पर आओ। इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं ना है, इसको याद रहेगा ना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते इसी में। वो एगो युग्मक वाला सवाल था, उसमें आप लोग फंस गए, बताइए। कलंके वाला ना गप है। ऐसा ऐसा चुटपुटिया झिंगा फतिंगा सवाल, ये 10th का चीज है, इसमें आप लोग फंस जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। ठीक है, आगे देखिए। तो अब तो क्लियर हो गया कि अगर कोई पूछ देगा, मान लीजिए किसी भी पुरुष में, यानी किसी भी मेल में क्रोमोजोम का संख्या कितना होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, 46 होगा। किस रूप में होगा, तो इसको रूप भी हम लोग बता देंगे। 46 मतलब कितना, 23 जोड़ा है। इस 23 जोड़ा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा। पुरुष की बातें कर रहे हैं। इस 22 जोड़ा का हम लोग कैसे लिख सकते थे, 44 प्लस एक जोड़ा का हम लोग एक्स वाई। यहां तक में कोई डाउट नहीं ना। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मादा के बारे में पूछ देगा, फीमेल के बारे में, या स्त्री लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। फीमेल के बारे में उसमें कर देंगे 46 यानी 23 जोड़ा, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि युग्मक की बातें चल रही थी, ठीक है। तो कभी भी जो युग्मक का निर्माण होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। यहां देखिए आप, युग्मक यानी कि गैमीट, ठीक है। गैमीट के बारे में पिछली क्लास में भी चर्चा हुआ था कि गैमीट किसे कहते हैं, युग्मक किसे कहते हैं। इसमें आपको हम बताए थे कि यह एक ऐसा सेल होता है, यह एक ऐसी कोशिका होती है जिसके पास यह क्षमता है कि यह नए जीवों का विकास कर सकता है, नए जीवों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। और यह जो युग्मक है, अगर मनुष्य की बात कर लें तो युग्मक जो है तो नर के शरीर में भी होगा, और युग्मक मादा के शरीर में भी होगा, ठीक है। अगर नर की बात करेंगे तो नर में अभी हम बताए थे क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46, और मादा में भी 46, सॉरी, मादा में भी 46। यहां तक में कोई डाउट, बताए हैं कि जैसे ही युग्मक का निर्माण होगा तो 46 से कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा, ठीक है। नर किस युग्मक का निर्माण करेगा, नर युग्मक का,
और मादा किस युग्मक का निर्माण करेगी? मादा युग्मक का। मोटा मोटी बात कर लें कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना, तो हम लोग कहेंगे 23। मादा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना, तो हम लोग कहेंगे 23। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। एक दिलखुश पंडित हैं, कह रहे हैं कि राइट आंसर क्या होगा। हाँ, जा रहे हैं राइट आंसर पर, पहले इस चीज को समझिए ना, वहां जाएंगे स्वतः आप बता दीजिएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। हम पर क्या है, आपको उम्मीद रखे हुए हैं कि सर बताएंगे इसका सही आंसर, नहीं, उस पर फोकस नहीं करना। आप यहाँ पर देख लीजिए। युग्मक पहले समझे क्या है कि युग्मक एक ऐसा कोशिका होता है, युग्मक एक ऐसा सेल होता है जिसके पास यह क्षमता है कि नए जीवों का यह विकास कर सकता है। युग्मक नर में भी होते हैं और मादा में भी होते हैं। नर में हम लोग जानते हैं, अभी पीछे पढ़े हैं कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46, और मादा में भी गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46। नर कौन सा युग्मक बनाएगा, तो नर नर युग्मक बनाएगा और मादा मादा युग्मक बनाएगी। यानी कि नर युग्मक हम लोग किसको कहते हैं, शुक्राणु को, और मादा युग्मक हम लोग किसको कहते हैं, अंडाणु को। क्लियर है? यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है तो उस जीव में जितने गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या से वह क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ आधा कर दिए हैं, यानी कि शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, 23, और अंडाणु में भी गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, 23। यहाँ तक में कोई डाउट? अब देखिए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, नहीं है, इसको हटाइए। एक चीज और है यहाँ पर कंसेप्टुअल, ये पूछता है, कभी कभी पूछ देता है तो बच्चा फंस जाता है। एक मिनट हमको कहीं समय दीजिए। कुछ बागर बिल्ले हैं, कुछ बागर बिल्लियां हैं, उसको हम थोड़ा होम्योपैथिक दवाई दे देते हैं, ठीक है, जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम भूल गया है, हम जो है सो कल सीखेगा, और हम तब तुम लोग का कनी मनी इलाज करता है, रुको तुम, जरूरी है इलाज वगैरह करना। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ गया हमारा झुंझुना, अच्छा जेबी में रखा गया, हाँ। चलिए, इसमें कितना था, 46 था, और इसमें भी 46 था। आगे देखिए, कमेंट बॉक्स पर ध्यान नहीं दीजिएगा, उसमें आपके मोबाइल के कोना में होगा वो 31 वाला चेन, उससे काट दीजिए, उसको कोनो मतलब ही नहीं है उस कमेंट बॉक्स से। मुद्दा पर आइए, देखिए। नर में हम लोग अभी क्या लिखे थे, 44 प्लस एक्स वाई, और स्त्री में क्या लिखे थे, 44 प्लस एक्स एक्स। अब ये क्या बताए हैं, युग्मक बनेगा तो क्रोमोसोम का नंबर हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी कि हाफ कर देंगे। तो बनाइए, यहाँ पर हाफ करिए इसका। तो इसको 22 प्लस, या तो हम लोग एक्स लिख सकते हैं, या 22 प्लस हम लोग वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और अंडाणु जितना भी बनेगा बच्चा, इसमें देखिए लिंक क्रोमोसोम जो है समान है, एक्स एक्स है, जो भी लिखिएगा तो सब सेम ही आएगा, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस एक्स। क्लियर है? यानी यहाँ थोड़ा सा एक पेच है, उसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ यह पेच है कि शुक्राणु जो है उसकी संख्या कितनी होगी उससे मतलब नहीं है, वह होगा कितने प्रकार का, तो केवल दो ही प्रकार का। हम क्या बताए कि संख्या कितनी होगी इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रकार इसका कितना होगा, ये कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के। एगो होगा, दो प्रकार में एगो हो जाएगा एक्स वाला और एगो हो जाएगा वाई वाला। क्लियर है? जबकि अगर मादा युग्मक की बात कर ले तो इसकी संख्या कितनी होगी इससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका प्रकार कितना होगा, एक ही प्रकार का हुआ होगा, एक्स वाला। इसमें कोई डाउट है तो बताइए आप, नहीं समझे बातों को, इसको समझने में कहीं पर समस्या है तो बताइए, हम कुछ जानना चाह रहे हैं आपसे। हम यह कहे
यहाँ देखिए गैमीट के बारे में बता दिए। अभी बताए हैं कि गैमीट जो है यानी कि युग्मक जो है नर में भी बनेगा और मादा में भी बनेगा। अभी ये कुछ देर पहले आपको हम बताए हैं कि नर में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 46 होगा, और मादा में गुणसूत्र की संख्या भी कितना होगा, 46 होगा। इस 46 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे 44 प्लस एक्स वाई। कैसे लिखे ये भी पीछे बताए हैं आपको। और इसमें भी जो 46 था उसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स। कैसे लिखे, क्यों लिखे, यह भी आपको पीछे हम बता दिए हैं। अब ये बताए थे अभी जस्ट कुछ देर पहले कि युग्मक अगर बनेगा, गैमीट अगर बनेगा, तो गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के हैं, एक है एक्स वाला और एक है वाई वाला। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि कुछ शुक्राणु बनेंगे, कुछ शुक्राणु ऐसे बनेंगे जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, और कुछ शुक्राणु ऐसे बनेंगे जिसमें वाई नाम का लिंग गुणसूत्र होगा, ठीक है। जबकि अंडाणु की अगर बात कर लें तो जितने भी अंडाणु यह मादा बनाएगी सभी में केवल और केवल एक्स गुणसूत्र ही होंगे, क्योंकि इसमें लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बातें यह है कि शुक्राणु की संख्या कितनी होगी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर पूछ दें कि शुक्राणु कितने प्रकार के होंगे तो हम लोग कहेंगे ये दो प्रकार के होंगे, एक होगा एक्स वाला और एक होगा वाई वाला। जबकि अंडाणु में अगर बात कर लें कि अंडाणु की संख्या कितनी होगी, इस पर हमें बहसबाजी नहीं करनी है। अंडाणु होंगे कितने प्रकार के, तो एक प्रकार के, और केवल एक्स क्रोमोसोम वाला। यहां तक में कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं उस सवाल को, और कुछ सवाल हम भी देंगे आपको। अब वहां पर जाते हैं। कौन सा साल था? 2015। बायोलॉजी था। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव यानी कि एक मार्क वाला सवाल देख रहे थे। इसमें कि हम लोग तीसरा सवाल देख रहे थे कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 21, बी है 23, सी है 44 और डी है 46। बताइए अब इसका जवाब। इसका जवाब इसका आंसर बताया जाए कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। इसका क्या होगा जवाब, 21, 23, 24, सॉरी 44 या फिर 46। इसका क्या हो जाएगा जवाब, कोई लोग बताएंगे? मौसम जी हैं कह रहे हैं कि 23 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ युग्मकों है कि युग्मक है से मतलब नहीं है। युग्मकों कह रहा है तो मतलब यह पूछ रहा है कि शुक्राणु या अंडाणु इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कितनी होगी, 23 होगा। एक रागिनी सिंह है कह रहे हैं कि जो डी होगा। मतलब जब समझा रहे थे तो कहाँ कहाँ थे भाई आप? हे 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 नारी, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तभी से मतलब आधा घंटा लगा है इस एगो कनिगो ऑब्जेक्टिव को समझाने में। अब फिर भी आप कह रहे हैं कि डी होगा, 46 होगा। बताइए गजब चीज है महाराज। आपका होमवर्क यही है कि आप वीडियो को पहले पीछे देखिएगा, तब जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। चलिए अनुज साहू हैं कह रहे हैं 23। धन्यवाद। दिलकुश पंडित फिर कह रहा है 46। जब समझाते रहते हैं तो ध्यान तो रहता है, मतलब क्या हम बताएं, तो कहाँ से समझोगे तुम लोग। ठीक है। भी फुलकांत है कह रहे हैं 23 है, चलो ठीक है। एक बच्चा है ये कह रहा है कि BADC, मतलब कह दो सब कोनो तक होबे करेगा। सत्यम के ब्लॉगर हैं कह रहे हैं 4, मतलब डी।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मोटिवेशनल लाइन है, कह रहे हैं बी होगा। मौसम जी कह रहे हैं कि घास खाने गई थी। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। एक सॉरी सर है, कह रहे हैं 22+XY। कहाँ लिखे थे हम 22+XY, सो बताओ तो। गजब है। सही होगा इसका जवाब, आंसर सही है। गुड्डू कुमार यादव कह रहे हैं 21। गुड्डू जी कनी सौर का स्पेलिंग सही से लिखिएगा आप। SIR होता है, आप SAR लिख देते हैं, कहीं दिल से बुरा लगता है। हाँ 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 हाँ, नहीं ई लिखिएगा, ठीक है। ई वाला नहीं, कहीं बुरा लगता है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए, इसको मिटाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मनोहर पोथी में। चलिए चलिए चलिए, देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ दिया है 5 माह कि द्विगुणित कौन है। सीधे पूछा है आपसे, ऑब्जेक्टिव ही है। 5 माह कि द्विगुणित हैं, और ऑप्शन ए में दे दिया है आपको अंड, बी में दिया है पराग, सी में दिया है, इसको यहां लिखिए, सी में दिया है ए एंड बी, और डी में दिया है युग्मनज। बताइए इसका जवाब क्या होगा। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं भाई, कहीं बुरा लगा दिल से। चलिए चलिए चलिए, इसका जवाब बताया जाए, इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन था आपके पास कि द्विगुणित क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है आपको अंड, दूसरा दिया है पराग, सी में दिया ए और बी दोनों, और डी में दिया है युग्मनज। देखिए RDX डॉन भाई हैं, ये बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आ, लेकिन RDX डॉन भाई, आप ये सवाल नहीं पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका जवाब नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, अनुज साहू हैं, कह रहे हैं डी। एक बच्चा है, कह रहे हैं ठीक है ठीक है, एक बच्चा है, कह रहे हैं डी। पूजा रहा है, कह रहे सर टाइम हो गया। पढ़ाई पर कम ध्यान दो। कौन चीज का टाइम हो गया भाई। हाँ, जानना चाहेंगे कथी का टाइम हो गया है मतलब। हाँ 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 हाँ, याद आ गया याद आ गया। इतना बजे में आता है ना वो पिचासनी सब, हाँ। पिचासनी सब आने का टाइम हो गया है वास्तव में। चलो चलो चलो, हम तो भूल ही गए थे। समय सीमा को देखते हुए एगो दूगो अक्षत दे करके लाइव क्लास को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। इसका जवाब कैसे डी बता रहे हैं, कोई लोग इसका जवाब देंगे। नहीं, बस डी है मतलब है। देखिए देखिए, ऐसा नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जिस भी कोशिका में, एक लास्ट चीज समझा देते हैं। जिस भी कोशिका में यानी कि सेल में, अगर गुणसूत्र की संख्या कितना हो, अगर जो है गुणसूत्र बच्चा अगर 23 रहेगा, या किसी कोशिका में कितना रहता है बच्चा, 46 रहता है, तो जिस कोशिका में गुणसूत्र 23 गो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे अगुणित, और जिस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, 46, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगुणित। ठीक है, आप समझे या नहीं समझे। जिस कोशिका में, जिस भी सेल में गुणसूत्र की संख्या 23 रहेगा उसको कहेंगे अगुणित, और जिस कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगुणित कहेंगे। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए। तो यहां देखिए कि अंड में,
क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, अंडाणु के बारे में पूछ रहा है तो उसमें 23 होगा। तो यह क्या है, अगुणित। लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है, द्विगुणित कौन है, पराग। जिस यह भी एक प्रकार का युग्मक है, लेकिन पादप का, पेड़ पौधों का यह युग्मक है। तो युग्मक है तो युग्मक में तो गुणसूत्र कितना रहता है, 23 है ना, हाफ है ना, अधे ना। तो यह भी क्या हो जाएगा, अगुणित। ई भी आंसर नहीं होगा, ई भी आंसर नहीं होगा। सी में कह रहा ए और बी दोनों, ये भी नहीं होगा। और युग्मनज क्या होता है पता है, युग्मनज में क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है, तो शुक्राणु में क्रोमोसोम कितना 23, अंडाणु में 23, यह दोनों जब मिलता है तो एक सेल का विकास होता है। इसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना रहता है, 46। और अब ये बताए हैं कि जिस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विगुणित कहेंगे। इसीलिए इस 5वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया या कोई दिक्कत है बताइए। एक सचिन जी कह रहे नहीं होगा सर जी शादी, मतलब इशारात दे रहे हैं कि मतलब कुछ और है। इसको हम क्या समझें, ये जो कह रहे हो भाई अ, सचिन जी हैं, इसका हम क्या अर्थ निकालें। गजब है महाराज, यहाँ एक आदमी का बाल उड़ा जा रहा है, बताइए, पका जा रहा है, उस पर कमेंट बाजी कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है चलिए। एक आयुष कुमार कह रहे हैं कि बालवीर है। हाँ हाँ है बालवीर, स्टॉक में रखे हुए हैं। ये समझ में आया। चलिए चलिए आगे देखिए। आप लोग क्वेश्चन में खोज के रखते ना तो कहीं आसानी होता, समझे। लेकिन आप लोग तो खोजते नहीं हैं। ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, यानी कि 2015 में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था सभी ऑब्जेक्टिव को हम बारी बारी से ले चुके, मतलब देख चुके हैं। और किसी भी ऑब्जेक्टिव में अब किसी प्रकार की समस्याएं नहीं है। देखिए एक चीज क्या होता है, ये भी बहुत सारे टीचर लोग आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर। जैसे अब पूछ दिया, क्वेश्चन एक है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य भाग में, सॉरी, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। चार गो ऑप्शन दे देगा, उसमें वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब हो गया, चार पांच क्वेश्चन स्पीड में स्क्रीन पर चल रहा है। क्या होगा बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य में, तो सॉरी शुक्राणु के मध्य में क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा, तो शुक्राणु के मध्य भाग में। बच्चे को लगा कि वाह वाह तैयारी हो गया। अगर कटहर तैयारी हो गया तो उसको एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे, ताकि अगर इसको कभी अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, क्वेश्चन को कभी अगर मान लीजिए ऑप्शन दे तो बच्चा वहां से हवा पी करके आ जाएगा भाई साहब। हाँ, वो बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगाने से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो हम डिस्प्ले के बारे में बता रहे हैं। वो कोनो बड़ी चीज नहीं है, कल भरना लगा के ले सकते हैं। लेकिन मुद्दा पर आइए, ऐसा पढ़ाई नहीं होता है कि शुक्राणु के मध्य भाग में, बुआ देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है सो छठा पूछा गया था कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया, जैसे क्या होगा बाबू रे, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा, शुक्राणु के मध्य भाग में, कह दिए 5 बार। बच्चा को लगा क्लासे में याद हो गया, सीधे क्वेश्चन उल्टा के लिख दे। जो है सो शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम कौन करता है, दांत खिसोड़ देगा, बिदोड़ देगा। चाहे सीधे पूछ दे, मान लीजिए कि मादा जनन तंत्र में योनि से शुक्राणु को फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने में कौन मदद करता है, दांत बिदार के आ जाएगा वहां से। इसीलिए कह रहे हैं, जो टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करके आप चलिए, ठीक है, तो आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण कोनो बड़का चीज नहीं है, बोर्ड एग्जाम, इंटर इंटर, हाँ इसके बारे में वो पढ़ना दे देंगे, काफी है। तो ये कह रहे थे कि 2015 में जितना ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क का सवाल पूछा गया था सभी के बारे में बता चुके हैं। समय सीमा को देखते हुए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग यह देखेंगे कि 2015 से, सॉरी 2015 में क्लास 12th में बायोलॉजी में चैप्टर 1 से कितना 2 मार्क का सवाल पूछा गया है, कौन वर्ष में हुआ, 2015 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ तक में अगर किसी बच्चे को कहीं पर समस्या है तो बता सकते हैं, और अगर नहीं समस्या है तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे में किसी को कोई समस्या है तो बताइए। एक नवीन जी हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, RN क्रिएशन है। चलिए चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे 8, 10, 8, 15 तक में आ जाएंगे। और जिन लोगों को अभी तक नोट नहीं मिला है तो आ करके जो नंबर चल रहा होगा डिस्प्ले पर, उस पर अपना नाम और पता लिख करके भेजें। आपके पास लिंक जाएगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम लिंक क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, उस पर अपना नाम और पता भेजिएगा। आपके पास टेलीग्राम का लिंक जाएगा, वहां से इस चैप्टर का आप नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर समय समय पर मान लीजिए किसी प्रकार की सूचनाएं हैं क्लास से संबंधित, चाहे बंद हो चालू हो, इस तमाम तरह की, इस पर आप क्या करिए, अपना नाम और पता भेजिए। आपके पास क्या जाएगा, इसके बाद एक लिंक जाएगा, और लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।